दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पीआईबी न्यूज एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो पीआईबी न्यूज एनालिसिस में पहली जो न्यूज इम्पॉर्टेंट थी, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ आप देखिए 7th इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपो समिट 2021 का आयोजन हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछेगा कि 7वीं इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपो समिट 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, ये प्रीलिम्स में पूछेगा। तो ये नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। यहाँ एमएसपी की बात की जाए तो इसके बारे में हमने कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि इसका निर्यात में कितना योगदान है और इसका मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कितना योगदान है। अगर आप रिवाइज किए होंगे तो कमेंट बॉक्स में इसको हमें सूचित करें। तो इसमें मीडियम, स्मॉल, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एमएसएमई की, तो ये आपको पता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के नाम से जाना जाता है। इसी को हिंदी में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आयोजन किया गया वो नई दिल्ली में 2021 में एक्सपो समिट का आयोजन किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि पिछले वाले वीडियो में याद कीजिएगा तो हमने आपको बताया था कि 48% से ज़्यादा योगदान निर्यात में एमएसएमई के क्षेत्र में है। तो यह रोजगार की दृष्टि के साथ साथ भारत के विदेशी व्यापार में एक प्रमुख भूमिका निर्वहन करता है। अब एमएसएमई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत के द्वारा 2025 में क्या भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आप कहोगे अभी कितनी है, तो ये 2.2 के आसपास यूएस ट्रिलियन, यानी 2.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। इसको 2025 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था भारत की बनाना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई भारत के लिए एक प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है। तो इसमें जो जीडीपी का 50% हिस्सेदारी है, अभी कितनी है, निर्यात में हमने कहा 48% है और 30.6% का योगदान इसका मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में है जीडीपी का। तो इसी को इंक्रीज करके इसका जो 2025 तक योगदान का टारगेट सेट किया गया है वो दोस्तों कितना, 50% जीडीपी में इसका योगदान 50% हो, ये टारगेट सेट किया गया है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करें कि किसको एमएसएमई के अंतर्गत माना जाता है तो दो चीज़ें होती हैं, एक निवेश होता है और दूसरा कारोबार, या इसी को टर्न ओवर के नाम से जाना जाता है। अब अगर निवेश की बात करें तो हमने पीछे वाले भी वीडियो में बताया था कि 1 लिखिए, 5 लिखिए, 1 लिखिए और उसके बाद फिर क्या करिए, यहाँ 10 लिखिए और फिर यहाँ 50 लिखिए। 1 10 उसके बाद 50। अब इसको हमने कहा था 5 से मल्टीप्लाई करवाना, तो ये 5 आ जाएगा, इसको करोगे तो ये 50 आ जाएगा, इसको करोगे तो ये 250 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, तो ये आएगा माइक्रो में, ये आएगा स्मॉल में और ये आएगा आपका किस में, मीडियम में। अगर निवेश इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए तो 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट या 5 करोड़ का किसी फर्म या कंपनी का अगर कारोबार है तो हम माइक्रो के अंतर्गत आएगी। 1 करोड़ से लेकर के अगर उसका कारोबार 10 करोड़ के बीच है, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ से कम है, तथा कारोबार टर्नओवर की बात की जाए तो ये 5 करोड़ से ज़्यादा है परंतु 50 करोड़ से कम है, तो यह स्मॉल की कैटेगरी में रखा जाता है। दोस्तों सबसे लास्ट में कि मीडियम में फिर कौन रखा जाएगा, तो 50 करोड़ से ज़्यादा का किसी फर्म या कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, जबकि 250 करोड़ से कम यानी 250 करोड़ यानी 10 से 50 करोड़ के बीच क्या है, आपका निवेश है, जबकि कारोबार में 50 करोड़ से ज़्यादा है और 250 करोड़ से क्या है,
कम है तो इसी को किस में रखा जाता है, तो इसी को किस में रखा जाता, मीडियम के अंतर्गत कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये 3 हैं, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसका हमने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। तो इसमें वही न्यूज़ बनी थी तो ये दिया हुआ है। आगे देखते हैं। अगला जो चर्चा में बार बार रहता है, जो ब्यूरो एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसी को कहा जाता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है क्या, तो यहाँ देखिएगा, इसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जिसे क्या कहा जाता है, BEE के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में आपके कई बार स्टेटमेंट यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना 1 मार्च 2002 को, ये डेट याद रखिएगा, 1 मार्च 2002 को किया गया। और किसके अंतर्गत किया गया, तो आपको ये लगेगा कि कोई आपका एनर्जी से रिलेटेड अधिनियम रहा होगा, उसके अंतर्गत बनाया गया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो ये कौन सा अधिनियम है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, हिंदी में इसको बोलें तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। BEE मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना 1 मार्च 2002 को एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंतर्गत की जाती है। और BEE का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है टू असिस्ट इन डेवलपिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज विद ए thrust on self-regulation and market principles with primary objective of reducing energy intensity of Indian economy within the overall framework of Energy Conservation Act 2001। समझ में नहीं आया होगा, इसको हम हिंदी में समझाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 है, इसके फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसमें जो प्रति यूनिट ऊर्जा की खपत होती है उसको किस प्रकार कम किया जाए, इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य होता है कि एक यूनिट, मान लो एक बल्ब बन रहा है, तो एक बल्ब इस प्रकार बने कि इसमें ऊर्जा का जो एनर्जी का उसमें एनर्जी की खपत है वो कम से कम होनी चाहिए। तो इन सब की पॉलिसीज, इससे संबंधित क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके संबंध में भी यह क्या करता है, यानी गाइडलाइंस जारी करता है या दिशा निर्देश देता है। तो इसके अलावा आगे भी लिखा हुआ है, दिस विल बी अचीव्ड विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। यह ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो 2001 है, इसके अंतर्गत जो ऊर्जा की खपत होती है, इसको जो एनर्जी इंटेंसिटी है यानी ऊर्जा की तीव्रता है, वो तभी कम की जा सकती है जब पॉलिसी मेकर्स जो नीति निर्माता हैं, पॉलिटिशियन व विभिन्न प्रकार के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यानी सभी हितधारकों को एक मंच पर लाया जाए, उनकी सक्रिय सहभागिता इसमें सुनिश्चित की जाए, तभी ये हो पाएगा। और इससे जो सभी क्षेत्रक हैं, ऑल सेक्टर्स हैं, उसमें एनर्जी एफिशिएंसी के अनुकूलन को के त्वरित व वहनी अनुकूलन के रूप में भी बदला जा सकता है। तो ये BEE अब आपकी समझ में आ गया होगा कि 1 मार्च 2002 की इसकी स्थापना होती है, लेकिन जो इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापना होती है उसी को एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 कहा जाता है। अब अगला ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने शामिल कर लिया है। द दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे हैज़ बिकम द फर्स्ट ई-व्हीकल फ्रेंडली हाईवे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, ऐसा कौन सा हाईवे है भारत का जो भारत का पहला ई-व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे भारत का पहला यानी ई-व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन चुका है।
कैसे? तो इसमें जो समस्त प्रकार की ऊर्जा की ज़रूरत पूरा की जाती है वो सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के माध्यम से की जाती है। पूरे दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ हाईवे तक सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए गए। सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को लगाया गया है। और ये किसने स्थापित किया ये भी पूछ सकता है, तो ये भेल के द्वारा स्थापित किया गया, जिसकी फुल फॉर्म है भारत हाईवी, यानी भेल भारत हाईवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये महारत्ना कंपनी है, भेल गेल ये सब आपकी ONGC भारत की महारत्ना कंपनी है। तो ये महारत्न कंपनी भारत हाईवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा जो सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है उसे स्थापित किया गया है। और जो जिस स्कीम के अंतर्गत स्थापित किया गया है उसको क्या बोलते हैं? फेम 1 स्कीम। फेम 1, और फेम की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ लिखा है FAME फेम 1। एफ से हो जाएगा फास्टर, ए से हो जाएगा एडॉप्शन, एंड एम से हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, और आगे क्या? हाइब्रिड, एंड, और ई से हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री जो भारी उद्योग मंत्रालय है, भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत फेम 1 स्कीम इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए ये फेम स्कीम को शुरू किया गया था। तो फेम की फुल फॉर्म हमने बताया। फेम 1 क्या है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। तो यह जो अपना पहली प्रकार का, इस प्रकार का जो पहला बार है कि इस प्रकार का जो सोलर एनर्जी बेस्ड चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है, यह पहली टाइप का है। और इसे कहाँ? तो ये करना लेक रिसोर्ट के पास स्थापित किया गया है। तो स्थान पूछे तो करना लेक रिसोर्ट के पास इसे लगाया गया है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए हमने इसको क्या किया? शामिल कर लिया है। आगे देख लेते हैं। अगला, यहाँ पर एक पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए एक यहाँ स्कीम, एक कॉरपोरेशन स्थापित किया गया। उसको 77 यहाँ आपकी अमाउंट लिखा आ रहा होगा 77.45 करोड़ रुपए का एलोकेशन अभी हाल ही में किया गया है। तो किसके लिए किया गया? फॉर द रिवाइवल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न, यहाँ देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड नामक जो संस्था है उसको 47.45 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, ताकि पूर्वोत्तर भारत में विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इसका पैसा कहाँ लगाया जाएगा? तो ये आपको लिखा मिल रहा होगा, दिस विल हेल्प, यह मदद करेगा इंश्योरिंग रिम्यूनरेटिव प्राइस, उचित मूल्य टू फार्मर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ दियर प्रोडक्ट, यानी जो पूर्वोत्तर भारत के किसान भाई हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट यानी उत्पाद का उत्पादन किया जाएगा उसके लिए उचित मूल्य मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए 77.45 करोड़ रुपये जो आपको ये बताए हैं, कौन? नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवंटित किए गए हैं। तो अब आपकी ये समझ में आ गया होगा। और इसे जो इस समय पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? किशन रेड्डी ये आपके क्या हैं? तो यहाँ आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इसके मंत्री बनाए गए। उन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट अंडर लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इज मेकिंग रिलेंटलेस एफर्ट्स टुवार्ड्स फुलफिलिंग द विजन ऑफ प्रॉस्परस फार्मर फॉर ए प्रॉस्परस नेशन। एक समृद्ध राष्ट्र के लिए समृद्ध किसानों का जो विजन है
उसको फुलफिल करने के लिए मोदी सरकार का यह बिना रुके हुए प्रयास है, बिना रुके हुए प्रयास है। आगे उन्होंने कहा, फार्मर्स आर द बेडरॉक ऑफ आवर कंट्री स्ट्रेंथ, यानी किसान हमारे देश के बेडरॉक हैं, प्रमुख क्या हैं, यानी किसानों की स्थिति अगर खराब हुई तो सारा का सारा मामला चौपट हो जाएगा। इसीलिए अभी हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने, जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री साहब करते हैं, उनके द्वारा अप्रूवल दी गई है कि 77.45 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। और किसके लिए? नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को ये आवंटित किए गए हैं। इसी को नेरा मैक बोलते हैं, नेरा मैक, नेरा, मेरा नहीं, नेरा मैक। आप कहो कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, 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 और उसके बाद फिर आपका और मार्केटिंग, और उसके बाद कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये इसकी आपकी क्या है? फुल फॉर्म है। तो ये नेरा मैक आप ध्यान रखिएगा, नेरा मैक को ये 47.45 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो एक प्रकार की सेंट्रल पब्लिक सेक्शन एंटरप्राइज है, सेंट्रल पब्लिक सेक्शन एंटरप्राइज है। और यह जो मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल, इसी को यम डोनर के नाम से जानते हैं, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र या पूर्वोत्तर भूभाग के विकास के मंत्रालय के द्वारा के अंतर्गत स्थापित की गई है। तो यहाँ इससे फ़ायदा क्या होगा वो हम बता ही चुके हैं। इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट न्यूज है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO की फुल फॉर्म है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत DRDO के द्वारा एक एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी विकसित की गई। और किसके लिए है? तो इंडियन एयरफोर्स, भारत की आन बान शान, जिसे इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है। तो भारत की इंडियन एयरफोर्स के लिए एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी का विकास DRDO के द्वारा किया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। सबसे बढ़कर ये आपका DRDO का जो प्रयास है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चल रहा है उसकी दिशा में है। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान आ जाए तो एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी है वहाँ पर इसको आप यूज कर सकते हैं। अब की हाइलाइट्स इसके क्या हैं? तो ये किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है? या ऐसी टेक्नोलॉजी है टू सेफ गार्ड फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम होस्टाइल रेडार थ्रेट्स, यानी सामने से अगर कोई रेडार भारतीय जहाज को, भारत का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ये तुरंत क्या करेगी? चैफ टेक्नोलॉजी, जो एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी है उसकी पकड़ में तुरंत आ जाएगा। तो यह सुरक्षा प्रदान करता है भारतीय फाइटर एयरक्राफ्ट को किसी भी दुश्मन के, होस्टाइल दुश्मन के रेडार थ्रेट्स, यानी दुश्मन के रेडार की चपेट में आने से। तो ये सुरक्षा प्रदान करती है। इससे क्या होगा? तो इससे गिवन टू द इंडस्ट्री फॉर प्रोडक्शन इन लार्ज क्वांटिटीज, यानी इसमें जो बृहद मात्रा में इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन जो रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नए नए प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा और इसके माध्यम से रोजगार का सृजन तो होगा ही, साथ ही इंडियन एयरफोर्स बिगिंस प्रोसेस ऑफ इंडक्शन फॉलोइंग कंप्लीशन ऑफ सक्सेसफुल यूजर ट्रायल्स। तो ये आपका आत्मनिर्भर भारत की एक मिसाल है, तो इसको आप इसमें देख सकते हो। तो इससे भारत का जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आईडेक्स के बारे में, आईडेक्स पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आईडेक्स आपका पीछे एक आपका DPIC एक नीति आपको डिस्कस किए थे, 5.0 याद होगा तो आप पीछे अगर सुने होंगे। तो आईडेक्स DI वो बताए थे कि यह
क्या करेगा, स्टार्टअप जो है इसके माध्यम से जो आईडेक्स है इसको समर्थन मिलेगा। जो भारत का स्टार्टअप है वो 5 गुना ज़्यादा हो सकेगा अगले 5 वर्षों में, 5 गुना अगले 5 वर्षों में ज़्यादा हो सकेगा। और इसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या रखा गया, भारत की प्रगति को तीव्र किया जाए और जो उत्पाद बनता है उसकी जो लागत आती है उसको लागत को घटाया जाए और एक समयबद्ध तरीके से जो भारत की प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसको भी कंप्लीट किया जाना चाहिए, उस पे ये प्रमुख रूप से बल देता है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये 5I, इसको मेंस में आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। इस प्रकार जो ये आपका है वो किस प्रकार का कॉन्सेप्ट है, ये 5I पे बल देता है। पहले आइडेंटिफाई करो, फिर इनक्यूबेट करो, फिर इनोवेट करो, फिर इंटीग्रेट करो और फिर इंडिजेनाइज करो, यानी देशी रूप से विकसित करो। जब भी मेंस में आंसर आ जाए तो 5I's इनका इस्तेमाल ज़रूर आप करिए। पहले क्या करो, आइडेंटिफाई करो, फिर इनक्यूबेट करो, फिर इनोवेट करो, तो फिर इंटीग्रेट करो और सबसे लास्ट में इंडिजेनाइज का मतलब हुआ उस उत्पाद को बना करके दे दो, तैयार कर दो। तो इसकी दिशा में 5I's को कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये जो एडवांस चैप टेक्नोलॉजी है ये विकसित की जाएगी। आपको अब ये समझ में आ गया होगा 5I का कॉन्सेप्ट। पहले आइडेंटिफाई करो, फिर इनक्यूबेट करो, फिर इनोवेट करो, फिर इंटीग्रेट करो और सबसे लास्ट में इंडिजेनाइज करो। इसको आप ऐसे ज्यों कहते हो आप मेंस में लिख दीजिएगा। उसके बाद राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगे भी कहा कि ए नंबर ऑफ इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट, यानी भारत सरकार के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, इंक्लूडिंग स्टेप्स टू इंक्रीज पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर, यानी जो प्राइवेट सेक्टर उसको उसकी सहभागिता को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण हो रहा, एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ मोर देन 200 आइटम्स, यानी 200 आइटम ऐसे हैं जिनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस, भारत को आत्मनिर्भर बन सके, एज वेल एज जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और भारत में रोजगार के अवसर की संभावनाएं बन सके। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में इंडिजेनस टेक्नोलॉजी पर प्रमुख रूप से बल दिया जा रहा है। कमेंडिंग various stakeholders for indigenously developing world-class technology, he called for the identifying and developing new technology to make forward the vision of Make in India, make for the world। इस शब्द का आप इस्तेमाल में इसमें करिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि 200 आइटम्स पर इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि भारत में नए नए आविष्कार होंगे तो भारत में इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे भारत में इनोवेशन को प्रोत्साहन मिलेगा और नया इनोवेशन आएगा। और इससे भारत क्या है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड बन सकेगा। जो भारत का सपना है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड, उस सपने को भी पूरा किया जा सकेगा। और ये सपना तभी पूरा हो सकता है जब कंधे से कंधे मिलाकर निजी क्षेत्र भी आगे आएँ एंड जो देश निर्माण है वो भारत डिफेंस सेक्टर में जो आत्मनिर्भर बनने की सोच रहा है उसमें अपना पूरा योगदान दें और सरकार को जितना हो सके वो सभी प्रकार का समर्थन का आश्वासन भी दें, तभी ये संभव हो पाएगा। अर्थात सभी हितधारकों को कंधे से कंधे मिलाकर एक साथ डिफेंस व एरोस्पेस क्षेत्र में मिलकर काम करना होगा। ये आपकी समझ में अब आ गया होगा। अब आगे इसमें देखते हैं जो आपका ये हम डिस्कस कर चुके हैं कौन, DISC इसको बता ही चुके हैं। DISC का मतलब डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0, ये इनोवेशन के लिए है और इसको किसके द्वारा शुरू किया गया, आईडेक्स DIO के द्वारा शुरू किया गया है। अब यहाँ पर आपका काम का क्या है, यहाँ पर कुछ चीज़ें कीवर्ड यूज किए गए इस वाले में, तो हमने इसलिए इसको उठा लिया है। पीछे तो DISC को डिस्कस कर चुके हैं 5.0, DISC 5.0 तो हमने आपको कहा था ये डिफेंस हुआ एरो स्पेस अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए, एरो स्पेस क्षेत्र के लिए इसे राजनाथ सिंह के द्वारा शुरू किया गया है जो कि रक्षा मंत्री हैं। अब इसमें कुछ कीवर्ड एरिया किन किन एरिया पे फोकस किया जाएगा उस पे यहाँ पर बात की गई है। जैसे सिचुएशनल अवेयरनेस, परिस्थिति जन जागरूकता जो होती है, ये आपका कुछ कट गया लेकिन हम आपको बोल रहे हैं सिचुएशनल अवेयरनेस
ऑगमेंटेड रियलिटी। जब मेंस में लिखिए तो ऑगमेंटेड रियलिटी कीवर्ड आने चाहिए जब भी टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन हैंडल कर रहे हों। डिपेंड करेगा वो क्वेश्चन आपका कैसा है। तो कीवर्ड कम से कम सिचुएशनल अवेयरनेस, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एयरक्राफ्ट ट्रेनर, नॉन नवेल डिवाइसेज, 5G नेटवर्क, अंडर वाटर और उसके बाद आपका अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस, ड्रोन, SWARMS एंड डेटा कैप्चरिंग। ये सब आपके क्या हैं, कीवर्ड हैं जिसपे की एरिया हैं जिसपे प्रमुख रूप से DISC यानी डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 के अंतर्गत ध्यान दिया जाएगा। तो ये आपका रहा। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और हमने इसमें शामिल कर लिया है। क्यों शामिल कर लिया वो आपको अभी समझ में आएगा। पूछ लेगा माउंट मनीरंग कहाँ है, तो इस चोटी पर अभी एक टीम ने सक्सेसफुल क्या किया, यानी झंडा फहराया है। कब? 15 अगस्त 2021 को। तो ये पूछेगा कि मनीरंग माउंटेन यानी मनीरंग पर्वत ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यह जो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर व स्पीति जिला है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर व स्पीति जिले के बॉर्डर पे स्थित है। और इसमें जो स्पीति व किन्नौर जो ट्रेड रूट्स है उसको ये कनेक्ट करने का भी काम करता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और इसका नेतृत्व जो 15 सदस्यीय अभियान गया था उस टीम का नेतृत्व विंग कमांडर भावना मेहरा के द्वारा किया गया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर हैं भावना मेहरा। तो 15 सदस्यीय टीम का नेतृत्व भावना मेहरा के द्वारा किया गया है। बाकी इसमें अगला देखिए, ये काम का है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पहले आपको बताते हैं DPIIT। ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। DPIIT ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस समय के अंतर्गत जो मंत्री हैं यानी यूनियन कॉमर्स व इंडस्ट्री मिनिस्टर जिसका नाम है पीयूष गोयल के द्वारा एक्सपोर्ट कम्युनिटी पे एक डिस्कशन की गई है। वो डिस्कशन क्या है उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। भारत ने टारगेट 2020-21 के लिए क्या किया, ये मेंस में आंसर आप यूज करिएगा। यानी 400 बिलियन, कितना दोस्तों, 400 बिलियन US$ का भारत क्या करेगा 2021-22 में भारत के द्वारा 400 बिलियन एक्सपोर्ट यानी निर्यात करने का टारगेट तय किया गया है, जिसे 2030 तक इंक्रीज करके 2 ट्रिलियन करना है। यानी 2021-22 में भारत के द्वारा जो निर्यात किया जाएगा वस्तुओं व सेवाओं का वो कितना होगा, 400 बिलियन का होगा। लेकिन इस 2000 जब 30 बीत रहा होगा, 2030 में हम पहुंचेंगे तो 2 ट्रिलियन US$ निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आज का डिस्कशन था, हमने आपको ये डिस्कशन समझा दिया। अब यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए, जो ये 2030 तक 2 ट्रिलियन US$ निर्यात होगा, इसमें 1 ट्रिलियन जो होगा वो मर्केंडाइज के अंतर्गत होगा। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के अंतर्गत होगा 1 ट्रिलियन। और 1 ट्रिलियन क्या होगा, तो ये गुड्स मर्केंडाइज हो गया। दूसरा ये आपका सर्विस के माध्यम से निर्यात $1 ट्रिलियन करके कमाया जाएगा। तो ये $2 ट्रिलियन की कहानी आपकी समझ में आई। यानी 1 ट्रिलियन US$ मर्केंडाइज सेक्टर से आएगा और सर्विस सेक्टर से 1 ट्रिलियन आएगा। इस प्रकार 2030 तक 2 ट्रिलियन US$ निर्यात करने का लक्ष्य मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रखा है, जिसके मंत्री पीयूष गोयल साहब हैं, उन्होंने ये बात कही है। और दूसरा पॉइंट हमने कहा 2021-22 में जो टारगेट निर्यात का रखा गया है वो कितना रखा गया, 400 बिलियन
400 बिलियन यूएस डॉलर का रखा गया है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।